हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब मेटल कॉम्प्लेक्सेस का एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी स्टेबिलिटी। ओके, सो स्टेबिलिटी हमारी जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ मेटल, सेकंड नेचर ऑफ लिगेंड्स एंड थर्ड इज़ द रिएक्शन कंडीशंस। ओके, ये मेटल कैसा है, लिगेंड कैसे हैं और जब उनकी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे रिएक्शन कंडीशन कैसी हैं, इन सब चीज़ों पे हमारी जो है उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। मींस अगर मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अगर उनके अंदर जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ओके, इसी तरह से अगर हम रिएक्शन कंडीशन की बात करते हैं, अगर हमारे पास जो रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो हमारा स्टेबल बन रहा है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बन रहा है, तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे स्टेबल ना रहे। ओके, या फिर कुछ वहाँ पे ऐसा रिएजेंट हमने डाल दिया कि जो लिगेंड ऑलरेडी मेटल के साथ अटैच होने वाला था वो उसके साथ अटैच नहीं होता, जो हमने रिएजेंट डाला वो जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। तो मींस जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ पे स्टेबल नहीं बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। ओके, और यहाँ पे हम दो टाइप की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे एस्पेक्ट हमारा रहा स्टेबिलिटी, और दो टाइप की स्टेबिलिटी कौन सी होगी, एक थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब ये दो टाइप की स्टेबिलिटी से हमारा क्या मतलब है? देखो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट कई बार स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से लास्ट तक देखना है। अच्छे से समझाऊंगा कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स गिवन कंडीशन में या फिर आफ्टर फॉर्मेशन वो कितना लंबे समय तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस कितनी देर तक रहेगी। क्या वो टेम्परेचर चेंज होने पे डिकम्पोज कर जाएगा या डिसोसिएट कर जाएगा, या फिर कुछ और कंडीशन जैसे वहाँ पे आती हैं हमारे पास। अगर हमने सपोज उसको लैब में स्टोर करके रखा हुआ है तो लैब के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या वो डिकम्पोज तो नहीं कर जाता। अगर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद लंबे समय तक स्टोर हो सकता है, उसको हम रख सकते हैं, उसके लिगेंड मेटल से डिसोसिएट नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ओके, तो ये थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करती है द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो क्या करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा जिसमें हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, और जब मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तब मीन्स हमारा वो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है मेटल और लिगेंड के बीच में तो वो लंबे समय तक वहाँ पे रह सकता है, मीन्स डिकम्पोज नहीं करेगा वो। ओके, तो ये चीज़ है हमारी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। और बात कर रहा हूँ मैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी से हमारा मतलब है कि उनका जो रेट है, उनकी जो फॉर्मेशन है, या फर्दर जब उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या वो फर्दर रिएक्शन करते हैं। मींस जो लिगेंड उसके साथ लगे हुए हैं, अगर उस कॉम्प्लेक्स में हम कोई और रिएजेंट डालते हैं तो उस रिएजेंट के लिगेंड या उस रिएजेंट के जो आयंस हैं, क्या जो मेटल के साथ पहले जो लिगेंड लगे हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अगर तो उस मेटल कॉम्प्लेक्स में जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड्स हैं वो वहाँ से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, काइनेटिकली स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर उसके लिगेंड जो है वहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, जो इनकमिंग रीजन हम डाल रहे हैं, जो इनकमिंग मॉलिक्यूल या आयन हम डाल रहे हैं उसके अंदर, अगर वो आयंस पहले लगे हुए लिगेंड्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं तो मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है, तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो सपोज़ हम यहाँ पे
कॉपर और अमीन का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, हमारे पास कॉपर के साथ 4 अमोनिया जब कॉम्प्लेक्स करते हैं तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेट्रा अमीन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखें तो वो हमारे पास रहेगा द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉम्प्लेक्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, सो अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बताएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है या फिर बैकवर्ड जा रहा है। मीन्स ये इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी उतना ही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ये फॉरवर्ड कब जाएगा, जब कॉपर और अमीन के बीच में क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। मीन्स मेटल और लिगेंड के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद वो वापस क्या करेगा, मेटल और लिगेंड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे K की वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इस केस में हम इसको Ks लिखते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताएगा कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट के नाम से लिखते हैं इसको, ठीक है। सो द हायर इज द वैल्यू ऑफ Ks मीन्स मोर स्ट्रॉन्गर इज द कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स क्या है, उसकी हमारा स्टेबल है, स्ट्रॉन्गर है, तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रिएक्शन हमारी क्या जाएगी, वो बैकवर्ड जाएगी। सो दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ Ks। जितनी ज़्यादा Ks की वैल्यू होगी उतना ही हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा उतनी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर? तो हायर इज द वैल्यू ऑफ Ks, more stable is the complex and that is known as the thermodynamic stability। क्यों? एक बार जब कॉम्प्लेक्स बन गया, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है मेटल और लिगेंड्स की, तो वो हमेशा रहेंगी। तो मेटल कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, वो लंबे समय तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, लॉन्ग टाइम तक रहेगी। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हम अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं साइनाइड के साथ, तो यहाँ से हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो कॉपर का अमीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कॉपर का जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि ये हमने देखा कि अगर ये इसकी वैल्यू जो Ks की है बहुत ज़्यादा है तो ये स्टेबल है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कॉपर टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ओके। तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी उससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये देखा गया है कि आउट ऑफ कॉपर टेट्रा अमीन कॉम्प्लेक्स एंड द कॉपर टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स, the value of equilibrium constant is much more than that of the copper tetraamine complex, ठीक है। तो जो कॉपर टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आता है, किससे, कॉपर टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स से। तो मीन्स यहाँ पे कॉपर टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स इज मच मोर स्टेबलर देन दिस कॉपर टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स। हालांकि इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो Ks वैल्यू है वो 10⁻21 के अराउंड आता है, और इसकी बात करें तो इसका जो Ks है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो 10⁻20 आता है। मीन्स इसके आगे भी हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, x इंटू कुछ होगा, यहाँ पे y इंटू कुछ होगा। बट अगर हम 10⁻⁴ जो है उसको कंपेयर करते हैं तो वो हमारी कॉपर टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स के केस में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो ये क्लियर होगी कि दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है, और आउट ऑफ दीज टू हमारे पास जो कॉपर टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स है दैट इज मच मोर स्टेबलर देन कॉपर टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड चीज़ हमें जो यहाँ से ये पता चलती है कि मेटल तो हमारा सेम है, आउट ऑफ सायानाइड एंड अमोनिया द सायानाइड इज ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड। ठीक है। सिमिलरली अगर हम फिर से इसको टेस्ट करें कि क्या हमारा जो अमोनिया और सायानाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कॉपर के साथ, या और हम ये भी देख सकते हैं कि क्या सायानाइड वाकई ही हमारा जो है स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, तो हम क्या करेंगे, सायानाइड और अमोनिया की रिएक्शन किसी और कॉम्प्लेक्स के साथ भी कर सकते हैं, किसी और मेटल के साथ भी कर सकते हैं, और जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो वहाँ से हम उनका फर्दर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंपेयर करके हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन करते हैं सिल्वर की अमोनिया के साथ तो हमारे पास डाई अमीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है सिल्वर का, इस तरीके से। और सेम रिएक्शन जब हम सिल्वर की सायानाइड के साथ करते हैं तो हमारे पास डाईसाइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इस तरीके का। और इस केस में जो फर्स्ट केस में हमारे पास जो Ks की वैल्यू आती है दैट इज 10⁻⁷, और सेकंड केस में जो हमारी Ks की वैल्यू होती है दैट इज 10⁻18। अब comparing the Ks value of both these complexes, we can easily say that the dicyano silver complex are much more stable than that of the diamine complex of silver. दूसरी बात कि cyanide is further a strong ligand than the ammonia ligand. क्यों? क्योंकि Ks की वैल्यू क्या है हमारी cyanide के केस में ज़्यादा है और अमीन के कॉम्प्लेक्स में कम है। ठीक है। तो यहाँ से ये दो बातें तो क्लियर होती हैं कि हम Ks की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा, हम लिगेंड्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक मेटल के साथ डिफरेंट लिगेंड्स जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करके हम ये भी बता सकते हैं कि उनमें से स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन है और वीकर लिगेंड कौन है। ओके। तो अब चलते हैं हम कैसे इनकी स्टेबिलिटी कम जो है वो डिटरमिन करेंगे, कौन कौन सा मेथड है जो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो है इजीली स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि हमें वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को वहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जनरल रिलेशन ली है कि मेटल के साथ हमारे पास n लिगेंड जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और मेटल का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे लिगेंड के साथ। सो व्हाट इज n? n इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, मीन्स अगर 4 यहाँ पे n की वैल्यू है तो यहाँ पे हमारे पास या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर n इज 6 तो वहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। तो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अगर हमें डिटरमिन करना है तो हमें उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा। ओके। तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 2 वे से निकाला है। सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है कि सपोज़ कि मेटल के साथ एक लिगेंड आके वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो जब वो मेटल के साथ लिगेंड ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे एक लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटल और लिगेंड का। तो उस केस में जो उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल एंड लिगेंड। ओके। सेकेंड स्टेप में क्या है कि ये जो मेटल लिगेंड हमारे पास एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ जिसमें हमारे पास एक लिगेंड लगा है, तो उसमें फर्दर सेकंड लिगेंड क्या करता है, ऐड होता है। तो जब वो सेकंड लिगेंड उसके अंदर ऐड करेगा मेटल के ऊपर तो हमारे पास Ml2 बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज नोन एज K2 एंड दैट इज द रेशियो ऑफ concentration of product upon the concentration of the reactant, that is concentration of Ml2 upon concentration of Ml and the concentration of the ligand. Okay. Similarly जब थर्ड लिगेंड ऐड करेगा तो हमारे पास Ml3 फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दैट इज K3। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट लिगेंड ऐड करते जाएंगे जब तक हमारे पास n की वैल्यू जो लास्ट हमारा लिगेंड है वो ऐड नहीं हो जाता। तो मीन्स उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, Ml(n-1) मीन्स अगर n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे Ml5 प्लस L इट विल फॉर्म Ml6। ओके। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया
MlN-1 plus L is going to form MlN. That is the last फाइनल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज गिवन एज Kn विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द MlN अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द MlN-1 एंड L. ओके, तो ये है हमारे पास हर एक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो दीज केस आर नोन एज द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स. और ये देखा गया है कि जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सेकंड केस में वो वैल्यू और डिक्रीज कर जाती है, थर्ड जब लिगेंड ऐड करता है तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाती है. तो जैसे जैसे लिगेंड ऐड करते जाते हैं तो ये वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है. तो इसलिए तो जो हमारा K1 होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन K2, K2 वुड बी ग्रेटर देन K3, K3 वुड बी ग्रेटर देन K4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट. ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि जब एक लिगेंड ऐड हो जाता है तो उसके बाद जब सेकंड लिगेंड उसमें मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने आता है तो वहाँ पे हमारे पास कूलम्बिक रिपल्शंस होती हैं, क्योंकि एक लिगेंड ऑलरेडी वहाँ पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, दूसरे लिगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा. क्योंकि लिगेंड सेम है तो वहाँ पे उसको रिपेल करेगा. तो रिपेल होने की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मुश्किल से जाएगी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स जरूर फॉर्मेशन होगा और लिगेंड जो है वो डिफिकल्टी से वहाँ पे ऐड होगा, तो वहाँ पे जो K2 की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसी तरीके से जब नेक्स्ट लिगेंड ऐड होते जाएंगे तो वहाँ पे कूलम्बिक रिपल्शंस क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स वहाँ पे और ज़्यादा होते जा रहे हैं. तो इस वजह से हमारी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है, मीन्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, डिक्रीज करती जाती है. ओके, तो इसको हम इस ऑर्डर में लिखते हैं. दीज आर नोन एज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप, स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द सेकंड स्टेप, स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप. ओके, एक तरीका और है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स हैं वो एक साथ क्या करते हैं, मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हमने देखा कि लिगेंड क्या है, एक एक करके मेटल के साथ वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं. ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे लिगेंड्स क्या है, मेटल के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट हो जाएं. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर तो यहाँ पे लिगेंड एक है तो वहाँ पे डायरेक्टली एक लिगेंड ऐड होगा और वो Ml कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अगर वहाँ पे लिगेंड एक हुआ तो. ठीक है, तो उस केस में जो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बीटा. हमने बीटा क्यों लिया, टू डिफरेंशिएट द स्टेप वाइज एंड द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. ठीक है, सो दीज बीटाज आर नोन एज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. मीन्स अगर वहाँ पे लिगेंड एक है तो एक लिगेंड एक ही बारी में अटैच हो जाएगा, तो वहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो ये हो जाएगी. तो उस केस में जो ओवरऑल हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो इस केस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, Ml है, तो उसकी कंसंट्रेशन अपॉन जो रिएक्टेंट क्या है, मेटल और लिगेंड, तो उनकी कंसंट्रेशन. ठीक है, तो दैट वुड बी द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, ये तो तब की बात है जब हमारे पास लिगेंड एक है. अगर हमारे पास वहाँ पे दो लिगेंड्स हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे पास Ml2 फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे हमने सिल्वर के केस में देखा था कि दो ही लिगेंड वहाँ पे अटैच करते हैं, तो अगर वहाँ पे दो अमोनिया है तो दोनों अमोनिया एक साथ अटैच हो जाएंगे, या फिर सायानाइड है तो दोनों सायानाइड एक साथ अटैच हो जाएंगे. तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, डाई अमीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा या डाई साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो अगर हमने मेटल के साथ दो लिगेंड्स एक साथ अटैच कर दिए तो वहाँ पे Ml2 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा एंड दैट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो उस केस में उसको हमने β2 लिख दिया. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो β2 रहेगा दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड द लिगेंड रेज़ टू पावर 2. ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास तीन लिगेंड्स हैं तो M+3L एक साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वहाँ पे Ml3 जो रहेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा. ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या रहेगी, ये रहेगी. क्लियर. उसके बाद जो उसका हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं दैट इज रिटन एज β3 एंड दैट वुड बी इक्वल टू Ml3 दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड रेज़ टू पावर 3. क्यों 3? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे तीन लिगेंड्स हैं. ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास
n की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने n ले लिया, तो मेटल प्लस n लिगेंड क्या कर रहे हैं, मेटल को एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर 4 है, चारों के चारों एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर 6 है तो 6 के 6 क्या करेंगे, एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो उस केस में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा MlN, ठीक है। 6 हुआ तो Ml6 बनेगा, 4 हुआ तो Ml4 बनेगा। तो उस केस में हमने बीटा को उसमें हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट को वहाँ पे बीटा n लिख दिया, ठीक है। दैट वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल एंड द लिगेंड, ओके। तो यहाँ पे रेज़ टू पावर n आ जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो बीटाज आर नोन एज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे सभी के सभी लिगेंड एक साथ अटैच हो रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब ये भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो अगर ये भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होगा, है ना। तो अब वो रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन को ले लेते हैं जिससे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ओके। तो हमारे पास जो β3 है दैट इज इक्वल्स टू Ml3 अपॉन Ml3, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इन विच 3 लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद द मेटल डायरेक्टली, ठीक है, और वहाँ पे Ml3 फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो इस केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, दैट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द Ml3 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड रेज़ टू पावर 3। अगर हम इस रिलेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें किसी एक टर्म से, एंड दैट इज द Ml एंड Ml2, मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं Ml एंड Ml2 से, तो मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने उसी से ही मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, तो ये ऐसा ही रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट अब हम इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक Ml है, एक Ml2 है, एक Ml3 है, तो इनको हम सेपरेटली लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक हमारे पास Ml है, दूसरा Ml2 है, और तीसरा हमारे पास Ml3 है, ठीक। अब इनके नीचे जो हमारे पास ये टर्म्स हैं, इनको भी हम रीअरेंज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास मेटल है, तो इसके साथ हम मेटल लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास Ml है, तो हम Ml लिख देते हैं, और Ml2 है, तो यहाँ पे हम Ml2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ऊपर वाली टर्म्स भी हमारी सारी कवर हो गई। रह क्या गया हमारे पास L3, तो एक L हम यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा L हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा L हम यहाँ पे लिख देते हैं। आई डोंट थिंक कि हमारे पास इस इक्वेशन को कोई फ़र्क पड़ा है, जस्ट हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे इनको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये 3 कुछ टर्म्स बन के आए, ओके। और अगर हम ध्यान से देखें Ml अपॉन M इंटू L क्या है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज द K1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू K1, और नेक्स्ट टर्म को अगर हम देखें Ml2 अपॉन Ml इंटू L दैट इज द K2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको K2 लिख देंगे। और तीसरी टर्म को देखें हम अगर Ml3 अपॉन Ml2 इंटू L दैट इज द K3, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू K3 एंड दिस इज नथिंग बट द β3। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया कि β3 इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप इंटू सेकेंड स्टेप इंटू थर्ड स्टेप, ओके। सो अगर हमारे पास
हम लास्ट इक्वेशन को लेते हैं, मीन्स बीटा एन की बात करते हैं, तो बीटा एन वुड बी इक्वल टू K1 इंटू K2 K3 इंटू Kn हो जाएगा, ठीक है। और जनरली अगर हम लिखते हैं कि बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ओके, I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n, so that would be equal to Ki. Okay, so that is beta I is equal to pi Ki. I is varying from 1 to n, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओके। अभी हमने ड्राइव किया कि बीटा एन इज इक्वल टू पाई के आई, मीन्स जो बीटा है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। सो बीटा एन विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn, और वी कैन राइट इट एज ए लॉग बीटा एन, मीन्स हमने सबका लॉग ले लेना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, लॉग बीटा एन विल बी इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग Kn, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स है उनकी अगर हम लॉग ले लें, लॉग करने के बाद उनको हम ऐड करें, तो हमारे पास वहाँ पे फाइनल जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है इन टर्म्स ऑफ लॉग वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इस लॉग बीटा को हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं भी कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है लेस स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है हमारे पास कॉपर अमीन कॉम्प्लेक्स एंड द कैडमियम अमीन कॉम्प्लेक्स। अब हमने कंपेयर करना है भी कॉपर जो टेट्रा अमीन कॉम्प्लेक्स बनता है और कैडमियम का जो टेट्रा अमीन कॉम्प्लेक्स बनता है, उन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग K1, K2, K3 एंड K4 की हमारे पास लॉग वैल्यू गिवन है दोनों के केस में, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉपर के केस में लॉग K1 की वैल्यू है दैट इज़ 4.30, लॉग K2 इज़ 3.60, लॉग K3 इज़ 3.10 एंड लॉग K4 इज़ 2.30, ठीक है। तो इन सब को ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आई 13.30, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कैडमियम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे पास लॉग K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू और K4 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो लॉग बीटा 4 की वैल्यू आती है दैट इज 7.12। तो इनको कंपेयर करने पे हम ये देख सकते हैं कि जिसकी लॉग बीटा वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसकी कम होगी वो कम स्टेबल होगा। और इन जनरल ये भी देखा गया है कि जिस कॉम्प्लेक्स की लॉग बीटा वैल्यू 8 से ज़्यादा होती है वो स्टेबल होते हैं और जिनकी 8 से कम होती है वो अनस्टेबल होते हैं। यही कारण है कि जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मिक्सचर एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ग्रुप 2 में कॉपर और कैडमियम को डिटरमिन करते हैं, तो अगर हमारे पास कॉपर जो है अगर बेसिक मीडियम में होगा तो वो अमीन के साथ क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, और तब जाकर अगर हम उसके अंदर H2S गैस पास करते हैं तो वो वहाँ पे कॉपर सल्फाइड नहीं बनता है। जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनने चाहिए कॉपर सल्फाइड के वो नहीं बनते हैं और हमारा वहाँ पे कॉप्सर जो है वहाँ पे डिटरमिन नहीं होता है। बट अगर हम कैडमियम के अंदर अमोनिया डालते हैं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और वो कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज लेस देन 8, और जब उसके अंदर हम H2S गैस पास करते हैं तो वहाँ पे कैडमियम सल्फाइड के येलो पीपीटी या फिर ऑरेंज पीपीटी बनते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पे हमारा वो टेस्ट वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। ये तो बात रही हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। अब बात आती है काइनेटिक स्टेबिलिटी की। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं इसको, कि जब हमारे पास मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स में अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं, मीन्स अगर हम कोई बाहर से कोई रिएजेंट डालते हैं तो रिएजेंट डालने से जो ऑलरेडी पहले लगे हुए लिगेंड्स हैं अगर वो ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं,
अगर तो वो ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा अगर लिगेंड वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें ईजिली जो है लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं इनकमिंग लिगेंड से, या कोई वो बाहर से जो कोई लिगेंड आ रहा है या कोई रीजेंट आ रहा है, अगर वो उसको ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक भी लिगेंड वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल नहीं है, दैट इज अनस्टेबल। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को काइनेटिक स्टेबिलिटी के टर्म में हम लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। लेबाइल मीन्स वहाँ पे लिगेंड जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, दे कैन बी इजिली सब्स्टिट्यूटेड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बाहर से रिएजेंट हम डाल रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स, उसके आयंस उस पहले बने हुए कॉम्प्लेक्स के जो लिगेंड्स हैं उनको या तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, अगर करते हैं तो बहुत वो रिएक्शन जो है बहुत स्लो चलती है। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स क्या रहेंगे, काइनेटिकली स्टेबल रहेंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लिगेंड को रिप्लेस करना, उनकी जगह पे कोई और लिगेंड लगाना, अगर ये चीज़ बहुत फास्ट होती है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या रहेंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स रहेंगे। अगर तो लिगेंड जो है बहुत स्लोली सब्स्टिट्यूट होते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट ही नहीं होते तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स जो है लेबाइल कैसे हुआ और जो है इनर्ट कैसे हुआ, और हम दोनों को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और जो है काइनेटिक स्टेबिलिटी, इनको भी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे भी, इनसे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भी कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कैसे हुआ और काइनेटिकली स्टेबल या अनस्टेबल कैसे हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें निकल और साइनाइड की रिएक्शन हो रही है। जब निकल टू आयन और साइनाइड आयंस कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये निकल टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो बीटा है, मीन्स इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, दैट इज 10⁻22। तो मीन्स कि ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज वेरी वेरी स्टेबल, थर्मोडायनामिकली स्टेबल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें ये बता रही है कि ये इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इस रिएक्शन में ज़्यादा बन रही है, और ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड जा रही है, जिससे हमें बीटा वैल्यू है बहुत हाई हुआ है। ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ बीटा इंडिकेट्स दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल थर्मोडायनामिकली। ओके, तो इसमें जो साइनाइड हमने लिया है वो नॉर्मल साइनाइड है जिसमें कार्बन 12 आइसोटोप है। बट जब इस कॉम्प्लेक्स में हम साइनाइड लिगेंड डालते हैं, कौन से साइनाइड लिगेंड डालते हैं, जिसमें हमारा कार्बन जो है वो लेबल्ड किया हुआ है, मीन्स 14 वाला जो कार्बन है वो हमने साइनाइड लिया है। तो जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हैवी आइसोटॉप कार्बन वाले साइनाइड के साथ की गई तो वहाँ पे क्या देखा गया कि ये साइनाइड जो है जिसमें कार्बन 14 है, दैट मीन्स हैवी आइसोटॉप वाला कार्बन जो है, तो वो क्या करता है, साइनाइड इन चारों में से एक साइनाइड को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और उसकी जगह खुद लग जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल C12 कार्बन वाला जो साइनाइड है वो बाहर निकल गया, और वहाँ पे उसकी जगह पे हमारे पास C14 वाला जो है साइनाइड लग गया। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि ये जो साइनाइड है यहाँ पे निकल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, बना तो रहे हैं, यहाँ पे मैं कंप्लीट यहाँ से पता लग गया, मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये स्टेबल रहेगा, इसको ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जब इसके कंटेक्स्ट में हमारे पास, इसके क्लोज हमारे पास साइनाइड लिगेंड आए जिसमें हमारे पास कार्बन जो है 14 वाली है, तो वो उसको ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन दीज साइनाइड्स कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय द अदर लिगेंड। ओके, तो वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा दैट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट काइनेटिकली हमारे पास दैट इज अनस्टेबल। ठीक है, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट काइनेटिकली अनस्टेबल। तो इसको हम काइनेटिक टर्म में क्या बोलते हैं, दैट इज labile complex. So this complex is thermodynamically stable but labile complex. Okay, so we can say it is kinetically labile and thermodynamically stable complex. Okay, तो फर्दर हम जो इनर्टनेस और लेबिलिटी की बात करते हैं तो इनको हम फर्दर डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द रिएक्शन और रेट इक्वेशन, या फिर हम इसको हाफ लाइफ के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स अगर इनर्ट है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दोज कॉम्प्लेक्सेस हुज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैव हाफ लाइफ मोर देन अ मिनट
दैट आर नोन एज द इनर्ट कॉम्प्लेक्स। मीन्स अगर उस रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, मीन्स अगर ये रिएक्शन जो हो रही है जिसमें एक साइनाइड जो है हैवी आइसोटोप वाला, दूसरे साइनाइड जो हमारे पास नॉर्मल आइसोटोप है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने में अगर 1 मिनट से ज़्यादा लगता है तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अगर तो वो हाफ रिएक्शन जो है लेस देन अ मिनट में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लेबाइल है, काइनेटिकली अनस्टेबल है, तो मीन्स कि जब ये साइनाइड इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो विद इन लेस देन 1 मिनट तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें से साइनाइड निकल जाएगा और ये इसकी जगह ले लेगा और हाफ रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, काइनेटिकली अनस्टेबल है, लेबाइल है, बट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ठीक है, तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है, दोज कॉम्प्लेक्सेस हुज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैव हाफ लाइफ लेस देन अ मिनट। ठीक है, जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हैं वो 1 मिनट से कम टाइम लेती हैं हाफ कंप्लीशन में, तो वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे। और जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है हाफ कंप्लीट होने में, तो दैट आर नोन एज द इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इनर्टनेस एंड द लेबिलिटी ऑफ complexes in terms of kinetic stability and as well as the thermodynamic stability. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, उनकी अनस्टेबिलिटी, उनकी इनर्टनेस और लेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं।